नमस्कार दोस्तों, अभ्यर्थी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। समसामयिक की पॉइंट टू पॉइंट में आज हम आज के नवीन प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पूर्व आप सभी से मेरा निवेदन है कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे हमारे द्वारा बनाया गया हर एक वीडियो आपके पास पहुँचे और आप अपडेटेड रहें। तो आइए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा प्रश्न है, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा किस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है। सबसे पहला प्रश्न, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा किस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है। उसका नाम है ई ब्लड सर्विसेज मोबाइल ऐप। क्या नाम है? ई ब्लड सर्विसेज मोबाइल ऐप। उसका नाम है ई ब्लड सर्विसेज मोबाइल ऐप। आइए इसके बारे में कुछ पॉइंट हैं जिसको हम लोग देखते हैं। इसके बारे में सबसे पहला पॉइंट, बीते दिनों स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन। सबसे पहली बात, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के मंत्री कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन। याद करने वाला पॉइंट पहला आ गया। डॉक्टर हर्षवर्धन किसके? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के मंत्री हैं। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा विकसित है ब्लड ऐप मोबाइल को लॉन्च किया गया। ई ब्लड ऐप मोबाइल को लॉन्च किया गया। इसकी खास बातें, इस ऐप पर एक बार अनुरोध करने के पश्चात किसी व्यक्ति को निर्धारित समय में रक्त की आपूर्ति दी जा सकती है। अर्थात जब पहले आपको कभी ब्लड की आवश्यकता पड़ती थी, आपको हॉस्पिटल जाना पड़ता था या किसी भी एनजीओज वगैरह से संपर्क करना पड़ता था। लेकिन अगर आप इस मोबाइल ऐप को डाउनलोड करेंगे और उसमें आप उसके डैशबोर्ड पर जाके आप अपना नाम और पता डाल के आप क्लिक करेंगे कि आपको ब्लड की आवश्यकता है, तो एक निर्धारित समय के अंतराल में आपको आपके पास रक्त पहुंच जाएगा। इस ऐप से किसी भी व्यक्ति द्वारा एक बार में केवल 4 यूनिट, कितने? 4 यूनिट रक्त की मांग की जा सकती है। अगर कोई व्यक्ति रक्त की मांग करता है तो उसको 12 घंटे तक 12 आवर तक वेट किया जाएगा कि वो व्यक्ति आके रक्त ले जाए। कितने समय तक? 12 आवर तक वेट किया जाएगा। इसके बाद आगे प्रश्न नंबर 2, नीति आयोग ने व्यवहार में बदलाव के लिए इस अभियान की शुरुआत की है। तो इस अभियान में कौन सा अभियान है? नेविगेटिंग द न्यू नॉर्मल। क्या? नेविगेटिंग द न्यू नॉर्मल, है ना? नेविगेटिंग द न्यू नॉर्मल अभियान। इसके महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, सेंटर फॉर सोशल एंड बिहेवियरल। क्या? सेंटर फॉर सोशल एंड बिहेवियरल चेंज, अशोका विश्वविद्यालय, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन तथा स्वास्थ्य और महिला और बाल विकास मंत्रालय के सहयोग से अभियान की शुरुआत की गई है ना। शुरुआत किया गया, अभियान को शुरू किया गया है। कौन कौन से इसमें सहयोगी हैं? सेंटर फॉर सोशल एंड बिहेवियरल चेंज, अशोका विश्वविद्यालय, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, स्वास्थ्य और महिला और बाल विकास मंत्रालय इसके सहयोगी हैं। इस अभियान के में एक कोविड द न्यू नॉर्मल नाम का वेब पोर्टल है, जिसमें वर्तमान समय में सामाजिक मानदंडों एवं सामाजिक मानदंडों के उपयोग शामिल है ना। दूसरा, मास्क के पहनने पर केंद्रित मीडिया अभियान है ना। केंद्रीय मीडिया अभियान। दो चीज़ें हैं, एक है कोविड द न्यू नॉर्मल नाम का वेब पोर्टल है, जिसमें वर्तमान समय में सामाजिक मानदंडों एवं सामाजिक मानदंडों के उपयोग, है ना, सामाजिक मानदंड दिए हुए हैं और उनके उपयोग कैसे करना है, ये चीज़ शामिल है। और दूसरा उसमें क्या है? मास्क पहनने का केंद्रीय मीडिया अभियान। इसके बाद ये जो पोर्टल है, पोर्टल अनलॉक चरण में 4 प्रमुख व्यवहारों के आसान कार्यान्वयन पर जोर देता है। ये जो पोर्टल लॉन्च किया गया है, इसके साथ आपके नेविगेटिंग द न्यू नॉर्मल में एक पोर्टल जो लॉन्च है, कोविड द न्यू नॉर्मल, इसका जो पोर्टल है, इसके 4 चीज़ों पर, 4 व्यवहारों पर क्रियान्वयन पर जोर देता है। वो पहला है हाथ स्वच्छ करना, मास्क पहनना, सामाजिक दूरी बनाए रखना, सार्वजनिक रूप से थूकना मना है। ये 4 चीज़ें ये पोर्टल व्यवहारों को क्रियान्वयन करता है ना। इसके बाद प्रश्न नंबर 3, हरितहारम वृक्षारोपण कार्यक्रम किस राज्य सरकार ने प्रारंभ किया है? प्रश्न है, हरितहारम वृक्षारोपण कार्यक्रम किस राज्य सरकार ने प्रारंभ किया है? तो नाम है उसका तेलंगाना सरकार। क्या नाम है? तेलंगाना सरकार। आइए आगे देखते हैं। तेलंगाना सरकार ने दुनिया के सबसे बड़े वृक्षारोपण कार्यक्रम में एक हरितहारम के 6ठे चरण की शुरुआत की। कौन सा चरण है ये? हरितहारम किस राज्य से संबंधित है? अगर कभी प्रश्न आ जाए
कि वृक्षारोपण का एक चरण या एक कार्यक्रम हरित हरम किस राज्य से संबंधित है? तो राज्य का नाम है तेलंगाना। इस योजना का पहला चरण 2015 में स्टार्ट किया गया था। कब? 2015 में स्टार्ट किया गया था, जुलाई 2015 में स्टार्ट किया गया था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य में वनावरण को 33% तक पहुंचाना। क्या है इसका मुख्य उद्देश्य? वनावरण को 33% तक पहुंचाना। इसके बाद प्रश्न नंबर 4, भारतीय नौसेना मरीच नामक टारपीडो डेकोए को सिस्टम में शामिल किया गया। इसका निर्माण किस संगठन द्वारा किया गया? तो पहला संगठन का नाम है DRDO, दूसरा है NSTL और तीसरा है नापोल प्रयोगशाला द्वारा। आइए इनके बारे में महत्वपूर्ण बातें जानते हैं। DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। क्या DRDO का फुल फॉर्म क्या है? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना 1958 में की गई थी। कब की गई थी? 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय DRDO भवन दिल्ली में है। कहाँ है? DRDO भवन नई दिल्ली में है। इसके महानिदेशक जी सतीश रेड्डी हैं। कौन है? जी सतीश रेड्डी हैं। NSTL दूसरा जो आप संस्थान था, NSTL नावल साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल लेबोरेटरीज है ना, इसका फुल फॉर्म है NSTL का फुल फॉर्म है आपका NSTL का फुल फॉर्म है नावल साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल लेबोरेटरीज इसका फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना 1969 में हुई थी। इसका मुख्यालय विशाखापट्टनम में है। देखिए ये जो NSTL है, NSTL DRDO का ही एक शाखा, DRDO का ही एक संस्थान, DRDO ही इसका हेड है और DRDO के अंतर्गत NSTL आता है, जो कि नावल साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल लेबोरेटरीज के नाम से जाना जाता है। इसके बाद नापोल नोबल फिजिकल ओशनोग्राफी लेबोरेटरीज। क्या नाम है इसका? नोबल फिजिकल ओशनोग्राफी लेबोरेटरीज की स्थापना 1958 में हुई थी। कब? जब DRDO खुली थी तब इसकी भी हुई थी, 1958 में हुई थी। मुख्यालय इसका कोची केरल में है। कहाँ है मुख्यालय? कहाँ है मुख्यालय? कोची केरल में है ना। इसके बाद आगे प्रश्न नंबर 6, मालीगढ़ राज्य में ने 500 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना के लिए किस भारतीय कंपनी को चुना है? मालीगढ़ राज्य ने 500 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना के लिए किस कंपनी को चुना है? उसका नाम है NTPC है ना। क्या नाम है उसका? NTPC। इसके बाद आगे प्रश्न नंबर 7, 2020 का पंचायत पुरस्कार किस राज्य द्वारा जीता गया? क्या 2020 का पंचायत पुरस्कार किस राज्य द्वारा जीता गया? नाम है उसका हिमाचल प्रदेश। क्या नाम है? हिमाचल प्रदेश। राज्य का नाम है हिमाचल प्रदेश। प्रश्न नंबर 8, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2020 के अनुसार दुनिया के 40 शीर्ष हो गए यहाँ पर शीर्ष अनुकूल परिस्थितिकी तंत्र शहरों में भारत के कौन से शहरों ने जगह बनाई? नाम है उसका बेंगलुरु 26वां स्थान, दिल्ली 36वां। दो राज्यों ने बनाया। बेंगलुरु 26वां स्थान पर आया, दिल्ली 36वें स्थान पर, यानी 40 स्थानों में 40 स्थानों में 26वें और 36वें। रैंकिंग बहुत अच्छी है नहीं, टॉप 10 में भी नहीं आए कोई हमारे यहाँ के राज्य, इसलिए हम इसको अच्छा नहीं, कोई राज्य जैसे दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश नहीं आया, और जो कि भारत का कैपिटल या राजधानी है बेंगलुरु, जो कि सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है, ये भी टॉप 10 में नहीं आया, टॉप 20 में भी नहीं आया, 26वें नंबर पर। इसलिए हम कहा जा सकता है कि कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है। प्रश्न नंबर 8, आ नागा स्टोरी। नाम है आ नागा स्टोरी। बुक का नाम है आ नागा स्टोरी। पुस्तक के लेखक कौन है? तो एडवर्ड लोथा। कौन है? एडवर्ड लोथा इस पुस्तक के लेखक हैं। एडवर्ड लोथा इस पुस्तक के लेखक हैं। आगे देखते हैं। अगले साल की ओलंपिक खेलों में योग्यता प्रक्रिया को देखने के लिए वर्ल्ड एथलेटिक्स संस्थान द्वारा शुरू किया गया ऑनलाइन टूल है। ऑनलाइन टूल कौन सा है? रोड टू टोक्यो। अगले साल यानी 2021 में टोक्यो में ओलंपिक होगा। ये टोक्यो रोड टू टोक्यो अर्थात टोक्यो में ओलंपिक होगा अगले साल का, और अगले साल ओलंपिक होना फिक्स भी है। इसके लिए एक ऑनलाइन टूल शुरू किया गया है, उसका नाम है रोड टू टोक्यो। क्या नाम है उसका? रोड टू टोक्यो। तो हमारा 10 प्रश्नों की श्रृंखला है समसामयिकी पॉइंट टू पॉइंट में, वो वहीं पे समाप्त होती है। हम कल नए करंट अफेयर्स प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं शेयर करें।